बाल कवि अर्जुन को डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया के नाम से जाना जाने लगा है, तो ये जो जर्नी रही है ये कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? कविता की कोई वर्कशॉप नहीं होती, आप कवि बना नहीं सकते। इन प्रपंची कलयुगी लाक्षाग्रहों में पांडवों का दाह अब टलता नहीं है। क्या बात है। धूर्त शकुनी की कुचालों से बचा ले, हर युधिष्ठिर को विदुर मिलता नहीं। क्या बात है। छद्म के हर निर्दयी निर्मम समर में पार्थ को अभिमन्यु पर रोना पड़ेगा। हों जहां पूजित असत की मान्यताएं, वहां सच की लाश को ढोना पड़ेगा। 15 अगस्त की रात को लेकर दस्तावेज वर्षा के आने पर ही क्यों भागे अंग्रेज? फरवरी में क्यों नहीं गए, दिसंबर में क्यों नहीं गए? मैं मानव को इंसान बना सकता हूँ, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूँ, मैं मरघट को शमशान बना सकता हूँ। ये कविता नहीं है। कविता जैसी भ्रम देने वाली चीज है। कविता हमारे जीवन का एक ऐसा अंतरंग हिस्सा है जो सुख में भी है और दुख में भी है। कोविड के समय मेरे पिताजी और मेरे भाई 3 महीने के अंतराल से चले। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। पहलगांव में वहां एक सिपाही नहीं है उस घटना के समय, और मिनिस्ट्री के पास में एक विधायक, एक सांसद है, उसके पास में इतने सारे लोग हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वह भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध 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 नहीं जिनके जीवन में, वह भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, ये पंक्तियां आपने सरहद से लेकर संसद तक और संसद से लेकर बॉलीवुड तक बड़े बड़े नेता और अभिनेताओं की ज़बान से सुनी होगी। और इन पंक्तियों को रचने वाली कलम आज के दौर की ओजरस की शिला और पर्वत कहने वाले जो शख्स हैं, जो चेहरे हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सीधा सीधा आपको मिलवा देता हूँ। इस आवाज़ को, इस कलम को जाना जाता है डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया के नाम से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अरणी जी, और बहुत बहुत आपको भी मैं बधाई देता हूँ कि ये पंक्तियाँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से इसका शुभारंभ होगा, और ये पंक्तियाँ आपकी भी प्रिय पंक्तियाँ होंगी। सर, ये पंक्तियाँ मेरी ही क्या, और मेरे ख्याल से हर उस योद्धा की प्रिय हैं, हर उस जन जीवन की प्रिय हैं जो इस धरती पर अपने जीवन में या फिर अपने काम से या फिर अपने जीवन से प्रेम करता है, जीवन में कुछ आगे करना चाहता है। ये इन पंक्तियों से, ये पंक्तियाँ मेरे ख्याल से प्रभु श्री राम जी ने जब युद्ध लड़ा, वहाँ से भी कहीं ना कहीं सम्मिलित हैं। और जो हमारे देश के योद्धा, बड़े बड़े योद्धा जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई हुई, महाराणा प्रताप हुए, राणा सांगा हुए, हमारे देश के वीर सेनानी जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, इन सब को भी कहीं ना कहीं यदि वो आज के दौर में होते तो कहीं ना कहीं इन पंक्तियों से प्रेरित होते। तो मैं तो सर कुछ भी नहीं शायद इन पंक्तियों के लिए। तो सर, कैसा आपको लग रहा है आकर के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और अरुण जी आपका स्टूडियो बहुत अच्छा है, और आप साहित्यकारों के साक्षात्कार लेकर के, देखिए साहित्य जो है वो समाज को दिशा देता है, हारे थके हुए यूथ को, और पूरे ही समाज का मनोबल बढ़ाता है, उसका मार्गदर्शन करता है। यूँ हमारी आवाज़ और हमारे स्वर कवि सम्मेलनों के माध्यम से जनता से संवाद करते रहते हैं, जनता तक पहुंचते रहते हैं। लेकिन आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके इस साक्षात्कार के माध्यम से हमारी आवाज़, हमारा स्वर, हमारा उद्देश्य और हमारा लेखन और हमारा ध्येय, कविता के प्रति हमारी निष्ठा, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति हमारी निष्ठा, वो समाज तक पहुँचेगी। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं सर बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, मैं चाहूँगा कि आज इस चर्चा की शुरुआत वहाँ से हो जब बाल कवि अर्जुन के नाम से जाना जाता था, और आज
जब उसी शख्स को, उसी कलम को, उसी चेहरे को वीर रस और ओज रस के पर्वत या शिला अगर कहें, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया के नाम से जाना जाने लगा है, तो ये जो जर्नी रही है ये कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? सही है अरणित जी, मैं जिस गांव से हूँ, जिस अंचल से हूँ, हापुड़ जनपद में, मेरा जन्म तो दरअसल में मेरे जनपद बदलते रहे। मेरा जन्म मेरठ जनपद में हुआ था, उसके बाद उसके 2 हिस्से हो गए, मेरा गांव गाजियाबाद जनपद में आ गया, फिर गाजियाबाद के 2 हिस्से हो गए, फिर मेरा जनपद बना जिसको वर्तमान में हापुड़ कहते हैं, मायावती जी के समय में पंचशील नगर, और उसका पुनः नाम हापुड़ हो गया। तो वहीं धौलाना एक गांव है सपनावत के पास, मेरा पैतृक गांव सपनावत है। मेरे पिताजी अध्यापक और वो भी रचनाएं किया करते थे। धौलाना में रहा करते थे आचार्य रामनाथ जी सुमन, जो पिलखुआ राणा शिक्षा शिविर डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उद्भट विद्वान थे और विश्व हिंदू परिषद में काम करते थे। बड़ा कैनवास था उनका, बड़े रचनाकार थे, मेरे पिताजी के गुरु थे वो। तो सुमन जी ने धौलाना में एक साहित्यिक विचार मंच धौलाना करके एक संस्था बनाई हुई थी। उसमें वो मासिक गोष्ठियां किया करते थे, उसमें मेरे पिताजी जाते थे। पिताजी के साथ कक्षा 8 का विद्यार्थी जब मैं था तो पहली बार उस गोष्ठी को सुनने के लिए गया, और उस गोष्ठी को सुनने के बाद में देखिए, जो कलाकार है आपके अंदर का बैठा हुआ जी, वो कभी भी जब उसको अनुकूल वातावरण, धूप, हवा, पानी मिलेगा तो वो उसमें से उसका बीज पौधे के रूप में पनप जाता है। अब बैठा होगा अंदर कवि, तो जब मैंने उस गोष्ठी को सुना तो आके मेरे अंदर भाव जागृत हुए और मैंने कागज काले करने शुरू किए। मुझे पहली कविताएं उस दौर की, उनमें से लिखी तो बहुत सारी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं क्या लिख रहा हूँ, वो कितना महत्वपूर्ण होगा, वो मेरे लेखन का एक अतीत है, इतिहास है, वो कोई धरोहर हो सकता था। सही बात। तो मैं उसका महत्व ही नहीं जानता था, इसलिए वो लिखी गई, वो डायरियां फट गई, खो गई। मुझे वो कविताएं याद रह गई जो कविताएं मैं विशेष रूप से 2-4 फंक्शन में विद्यालय के कार्यक्रम में मैंने बोली। तो वो कविता मैंने लिखी और फिर अगली गोष्ठी जो होनी थी, मासिक गोष्ठी, उसमें मैंने सुमन जी के पुत्र, वर्तमान में वीर रस के बड़े कवि हैं और राणा डिग्री कॉलेज में वो भी संस्कृत के विभाग अध्यक्ष और प्रधानाचार्य रहे, वागीश दिनकर जी, आप शायद जानते होंगे। तो वो संचालन कर रहे थे जी। तो मैंने भी उनसे निवेदन किया कि मैं भी कविता पढ़ूंगा। तो बोले, अपनी लिखी हुई है ये कवि गोष्ठी है या किसी की है, किसी दूसरे की कविता पढ़ोगे? मैंने कहा जी मैं अपनी लिखी पढ़ूंगा। तो वो कविता पहली बार मैंने पढ़ी और ये लगभग 82 की बात होगी, तकरीबन 45-46 साल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 82 या 83 की होगी। मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी था, तो सॉरी 83 या 84 की बात। तो कविता पढ़ी, सबने सुनी। अब कुछ तो इसलिए कि बच्चों के तुतलाते स्वर जो हैं वो सब जानते हैं कि वो दोषयुक्त होते हैं, उनके उच्चारण शुद्ध नहीं होते, उनमें व्याकरण शुद्ध नहीं होता, लेकिन बड़ों का एक भाव रहता है स्नेह का, वात्सल्य का। बिल्कुल। एक तो जैसी टूटी फूटी कविता बनी वो कविता, उसको लेकर के थोड़े से चमत्कृत हुए सारे बड़े लोग। दूसरा उनका अतिरिक्त स्नेह का भाव कि बच्चा है, इसका मनोबल बढ़े, तो उन्होंने पीठ थपथपाई, सुमन जी ने और तमाम लोगों ने। तो मेरी हिम्मत बढ़ी, फिर मैं कविताएं लिखने लगा। यद्यपि प्रारंभिक चरण में कविताएं लिखने के मेरे इस काम से मेरे पिता स्वयं रचनाकार होते हुए भी वो खुश नहीं थे। वो सोचते थे कि ये शिक्षण से ये जो है भटक रहा है, अध्ययन से भटक रहा है।
तो वो रोकते टोकते थे, मुझे कवि सम्मेलनों में जाने से भी रोकते थे। लेकिन पहली दफा लेकर वही गए थे आप। लेके हाँ, मैं उनके साथ गया था, जिद करके कि मैं जाऊंगा, लेके उनके साथ गया। उन्हें श्रोता होने में कोई दिक्कत नहीं, कवि सम्मेलन सुनो हो, ये कविताएं, लेकिन वो उन्हें लगा कि बहुत छोटी उम्र में अगर ये करने लगेगा तो ये भटकेगा। बिल्कुल। अच्छा, वो लेकिन जुनून होता है जब आप वो चिंगारी लग महसूस चुकी थी करते हो जहन में कि जब कोई ऐसा भाव आता है और रचनाकार हो जी। या जिसको नाचना आता हो और जरा सा भी कहीं अवसर उसे मिले जहाँ पे कहीं संगीत का या कहीं ढोलक की थाप बजती हो तो पांव अपने आप उछलने लगते हैं। या जिसको क्रिकेट आता हो, टीवी के स्क्रीन पर जब किसी को सिक्सर मारते हुए देखे तो उसके हाथ ऐसा लगता है जैसे बल्ला थामे हो। तो वही दशा होती है आर्टिस्ट की, और आर्ट जब कला जागृत होती है तो फिर ठहरती नहीं, रुकती नहीं, और वो रुक ही नहीं सकती, वो प्रतिबंध के बाद भी नहीं रुक सकती। तो ये चोरी छुपे भी चलता रहा। हाँ। मैं चंद कविताएं जो थीं वो कभी कभी फंक्शन में पिताजी के सामने ज़्यादा जिक्र नहीं करता था। अच्छा, इसलिए भी नहीं करता था, मेरे पिताजी वो अध्यापक थे, साहित्य के अध्यापक थे, उन्हें कविता का व्याकरण भी आता था और कविता भी आती थी। भाव की दृष्टि से, कल्पना की दृष्टि से, कविता के कलेवर की दृष्टि से वो रोज कक्षाओं में पढ़ाते थे। रस, छंद, अलंकार। तो कविता का ये दोष क्या है, वो दोष क्या है, तो मैं ज्यादा इसलिए भी उनके सामने जिक्र नहीं करता था कि वो इतनी सारी कमियां निकाल देते थे, कमियां बता देते हाँ थे। जी, हाँ जी। तो मेरा मनोबल टूटता था। हाँ। तो मैं पिताजी को नहीं सुनाता था अपनी कविता, वो मेरी कविताओं के प्रथम श्रोता नहीं होते थे। वो वागीश जी को सुनाता था, सुमन जी को सुनाता था, ऐसे लोगों को सुनाता था जो मेरा उत्साह बढ़ाए। तो पिताजी को तो कई बार मैं कविता, जब थोड़ा और मेरी आयु बढ़ी, मेरा शिल्प बढ़ा, थोड़ा सा उसका स्तर बढ़ा, तो मैं कभी किसी बड़े कवि की कविता बता के उन्हें सुनाता था, दिखाता था ताकि वो उसमें आलोचक का धर्म ना निभाए। कि हाँ उन्होंने लिखी होगी तो कोई ऐसी त्रुटि नहीं होगी। दिनकर जी के बहुत भक्त थे पिताजी हमारे, रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत प्रभावित थे। तो मैंने एक कविता लिखी, तब मैं एमए में पढ़ा करता था और एक आध बार पूछ लिया करते थे। तो मैंने उन्हें कहा, जी दिनकर जी की एक डायरी मिली है, प्राप्य रचना है, अपनी कविता को। तो बोले अच्छा तो सुनाओ। तो मैंने वो कविता सुनाई उन्हें। इन प्रपंची कलयुगी लाक्षाग्रहों में, इन प्रपंची कलयुगी लाक्षाग्रहों में पांडवों का दाह अब टलता नहीं है। क्या बात है। धूर्त शकुनी की कुचालों से बचा ले, हर युधिष्ठिर को विदुर मिलता नहीं। क्या बात है। भीष्म हो, कृप, द्रोण सभी शस्त्र लेकर, आप इस गलत फहमी से ना रहें, गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें कि समाज के अगर बड़े लोग हैं, रुतबे वाले लोग हैं या बहुत यशस्वी लोग हैं तो हमेशा सत्य का साथ देंगे। ये विधान में कहीं नहीं लिखा हुआ और ना ये कभी प्रयोग में आया। भीष्म हो, कृप, द्रोण सभी शस्त्र लेकर, ध्वज तले दुर्योधनों के ही लड़े हैं। क्या बात है। विदुर एक ही व्यक्ति हुआ जिसने अपनी नौकरी छोड़ दी, महामंत्री का पद। बाकी कोई प्रतिज्ञा नहीं छोड़ पाया, कोई प्रलोभन नहीं छोड़ पाया। भीष्म, हों, कृप, द्रोण, और ये मैं बहुत महत्वपूर्ण, और अचानक ये वार्ता में बात वहां तक पहुंच गई, मैं इस युग में भी कहता हूं। आप कई बार अपेक्षा करते होंगे कि ये लोग सच बोलेंगे, वो बड़े लोग सच नहीं बोलते। भीष्म, हों, कृप, द्रोण सभी शस्त्र लेकर, ध्वज तले दुर्योधनों के ही लड़े हैं। व्यूह रचना रच रहे हैं धर्म वध को। जब अभिमन्यु का वध हुआ, जो उसमें 7 महारथी थे, उसमें द्रोणाचार्य भी थे। हाँ जी। वहां नीतिवान कर्ण भी थे, कृपाचार्य भी थे। भीष्म, हों, कृप, द्रोण सभी शस्त्र लेकर, ध्वज तले दुर्योधनों के ही लड़े हैं। व्यूह रचना रच रहे हैं धर्म वध को, रोक सप्तम द्वार को जयद्रथ खड़े हैं। क्या बात है। छद्म के हर निर्दयी निर्मम समर में, पार्थ को अभिमन्यु पर रोना पड़ेगा। हों जहां पूजित असत की मान्यताएं, वहां सच की लाश को ढोना पड़ेगा। और ये सच की लाश आप देखते हैं कि इतने चैनल, इतने लोग, इतने बड़े लोग यहाँ से वहाँ रोज यू टर्न लेते हैं अपने वक्तव्य के प्रति। कल जो कहा, जब मीडिया जब जरा दिखाना शुरू करता है, आते हैं नेता अपने साक्षात्कार देने के लिए।
आज कुछ बोलते हैं और फिर दिखा जरा ये 1 साल पहले दिखाइए जी। हाँ। अब ये कांग्रेस में चले गए हैं, लेकिन जब ये भाजपा में थे राहुल गांधी के लिए क्या कहते थे, या कांग्रेस से आए हैं कल मोदी जी के लिए क्या कहते थे, वो दिखाइए जरा। तो छद्म के हर निर्दयी निर्मम समर में पार्थ को अभिमन्यु पर रोना पड़ेगा। हो जहां पूजित असत की मान्यता है वहां सच की लाश को ढोना पड़ेगा। ये हर युग का सत्य है। सत्य की कीमत बहुत चुकानी पड़ती है। हरिश्चंद्र को पूरा जन्म अपने परिवार को दाव पे लगा करके तब अपने सत्य को और निष्ठा को प्रमाणित करना पड़ा, और इतना साहस हर व्यक्ति में नहीं होता। तो बस तो ये पंक्तियां आपने तब आप 8वीं कक्षा में थे? नहीं, ये 8वीं की नहीं, ये तोयमे की है जो मैंने सुनाई, ये 93 की कविता है। तो तब आपने पहली दफा जो गोष्ठी में कोई काव्य पाठ किया होगा, वो कविता जो आप बोल भी रहे थे कि कभी किसी कॉलेज में या स्कूल के स्टेज पर मंच पर मौका देखिए वो 8वीं की कविता जो है मुझे, जो उस दौर की 1-2 कविता छोटी सी याद है। अब आपको उसी धरातल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भाषा, उसका शिल्प, उसके विषय वस्तु, वो सारी की सारी आप ये सोचिएगा कि ये 13-14 वर्ष के बच्चे की 8-5-13, क्योंकि उन दिनों ये नर्सरी LKG UKG नहीं होती थी, डायरेक्ट फर्स्ट फिर पहली दूसरी। तो उसमें एक कविता थी, 15 अगस्त को ही देश आज़ाद क्यों हुआ। एक बच्चा जो सोच सकता है, हम गांव के रहने वाले, इस कविता के जो बिंब हैं, प्रतीक हैं, पात्र हैं, वो सब गांव के हैं। 15 अगस्त की रात को लेकर दस्तावेज, वर्षा के आने पर ही क्यों भागे अंग्रेज। फरवरी में क्यों नहीं गए, दिसंबर में क्यों नहीं गए, अगस्त एक गांव का बालक जो सोच सकता है। 15 अगस्त की रात को लेकर दस्तावेज, वर्षा के आने पर ही क्यों भागे अंग्रेज। क्यों भागे अंग्रेज, फिसल कर पांव टूट जाते, मुंह के बट गिरते तो उनके दांत टूट जाते। उनकी आंखें फोड़ रहा था गांधी का चरखा, इसीलिए तो भाग गए आई जब वर्षा। क्या बात। अंग्रेजी शब्दावली में जो आधिकारिक शब्दावली होती है इनकी प्रभावशाली, उसमें मिनिस्टर, कलेक्टर, डॉक्टर, तब टर लगता है। और वर्षा ऋतु में हमारे यहाँ एक प्राणी है जिसका आदि भी टर है और अंत भी टर है। तो टर के बल पर ही गोरे करते थे शासन, वर्षा में मेंढक ने आकर जमा लिया आसन। क्या जमा लिया आसन, टर की टेर लगाई, मेंढक की टर ने इनकी टर दबाई, सुना टर पर टर फिरंगी कांप गए थर थर, भाग गए वर्षा में सुनकर मेंढक की टर। लंबी कविता थी, लेकिन इसी प्रकार। लेकिन सर इतनी उम्र में भी इतना सही लिख देना, और टर का किस प्रकार से आपने मतलब उपयोग किया है, और अंग्रेजों को भी यहाँ से आपने सम्मिलित कर लिया। तो देखिए ये तो है, मैं बताऊं रणित जी, दरअसल में कविता की कोई वर्कशॉप नहीं होती, आप कवि बना नहीं सकते। कवि ईश्वर 24 कैरेट बना करके भेजता है अपनी प्रतिभा, अपनी कल्पना शक्ति के साथ। उसकी एक निश्चित उड़ान होती है, आप उसमें ना तो कुछ जोड़ सकते ना उसमें से कुछ घटा सकते, ये मेरा दावा है। और आपकी कल्पना शक्ति ही ये निश्चित करती है कि आप कितने बड़े कवि होंगे। कविता कल्पना, विचार और ता से तालमेल, का से कल्पना, बी से विचार और ता से तालमेल। और इसमें सबसे पहली बात है कल्पना। तो आप अलग तरीके से जो सोचते हैं, जो दिख रहा है सबको सामान्य दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, आपको उसमें अलग क्या दिख रहा है, यही आपकी कल्पना शक्ति है और उसका प्रस्तुतिकरण। तो ईश्वर जिसे कविता देता है, एक तो ये है कि सल्लेटबाजी से कई लोग क्या है, नपी तुली शब्द स्थापना कर लेते हैं, जिसे हम तुकबंदी कह सकते हैं। अभ्यास से हो सकती है वो चीज। जैसे है कि मैं मानव को इंसान बना सकता हूँ, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूँ, मैं मरघट को शमशान बना सकता हूँ। अब इसमें क्या बना दिया उसने, ये नपी तुली शब्द स्थापना है। मरघट शमशान एक बात है, मानव इंसान एक बात है, ईश्वर भगवान एक बात है, पत्थर पाषाण एक बात है। ये कविता नहीं है। कविता जैसी भ्रम देने वाली चीज है। अब जिसको कविता की परख नहीं है उसे सुना दो, इसे भी कविता मान बैठेगा। इस युग की यही विडंबना है, हम कविता जैसे कलेवर की कुछ चीजों को कविता मान बैठे, और इसलिए इस तरह की तुकबंदी करने वाले लोग
बहुत सतही बात करने वाले लोग वो कवि सम्मेलनों की मुख्य धारा में इसलिए शामिल हो गए। लोग कह रहे हैं कि भाई ये कविता का है। नहीं, कवि सम्मेलन में सब प्रकार के लोग हैं। हल्के लोग इसलिए शामिल हो गए कि सामने बैठी हुई ऑडियंस में हल्के लोग आ गए। उन्हें पता ही नहीं है कविता क्या है, इस पे ताली बजा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सर कहीं ना कहीं कवि सम्मेलनों को भी और साहित्य को भी आज के दौर में मनोरंजन का साधन बना दिया बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये शायद मेरे ख्याल से इसका बहुत बड़ा प्रभाव आने वाले कवियों पर, साहित्यकारों पर पड़ा है। देखिए, मनोरंजन कविता दोनों उद्देश्य पहले भी पूरे करती थी। कविता ऐसा नहीं कि मनोरंजन तब नहीं करती, कविता मनोरंजन तो करती है ही। कविता गीत है, और जब भी व्यक्ति आत्ममुग्ध होता है या कहीं वो आनंद की अवस्था में होता है या करुणा की अवस्था में भी हो, हमारे यहाँ तो शोक गीत भी हैं। गीत केवल आह्लाद में नहीं गाया जाता, गीत अवसाद में भी गाया जाता है। तो वो गीत, कविता हमारे जीवन का एक ऐसा अंतरंग हिस्सा है जो सुख में भी है और दुख में भी है। तो सुख में वो मनोरंजन करती है, दुख में वो हिम्मत देती है। तो मनोरंजन कविता का उद्देश्य रहा है, लेकिन केवल मनोरंजन कविता का उद्देश्य हो जाए ये नहीं होना चाहिए। तो सर जो आपने सबसे पहली कविता लिखी थी वो भी वीर शैली में ही लिखी थी? देखिए, लिखी तो मैंने थी देश की आज़ादी के लिए 15 अगस्त में बता रहा हूँ उसका विषय है। जो मैंने पहली कविता आपको ये सुनाई, ये बिल्कुल पहली कविता। हाँ, इसके बाद कुछ कविताएं लिखी और भी विषय उनके देश की व्यवस्था या देश ही था या बहुत सारी समस्याएं तात्कालिक उस समय की। तो एक कविता, एक व्यंग कविता थी मेरी, और वो व्यंग कविता थी प्रारंभिक दौर की, जो मुझे स्मरण है, नेता बनने का नुस्खा। नेता बनने का नुस्खा। हाँ, मैं जब मंच पर, जब मैं उन गोष्ठियों में मैंने जाना शुरू किया तो व्यंग चेतना के बड़े स्वर मंचों पे थे। आज मंच से, हास्य और व्यंग में से व्यंग समाप्त हो गया। केवल लाफ्टर, और लाफ्टर भी एक उस स्तर का कि जिसे पिता पुत्री भाई बहन बैठ करके नहीं सुन सकते। बहुत चंद लोग हैं जो शिष्ट और शालीन और मर्यादा का ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं जिस समय में मेरी ये चेतना जन्म ले रही थी मंच पे और मैं जा रहा था गोष्ठियों में सुनने को, तो उस समय बड़े व्यंगकार होते थे, टीवी के स्क्रीन पे हों या कवि सम्मेलनों में हों या समाचार पत्रों में छपने वाली उनकी व्यंग कविताएं हों। तो व्यंग एक बहुत सशक्त विधा है और मंच पर थी वो। अब धीरे धीरे मंच पर हास्य व्यंग में से व्यंग समाप्त हो रहा है, हास्य पर जा रहा है, और हास्य केवल लाफ्टर। तो ये व्यंग कविता है। तो राजनीति पर कटाक्ष करते थे बड़े व्यंगकार। हाँ, मूल में उन्हीं से प्रेरणा लेकर के लिखी हुई ये है कि एक दिन गणित मंगाकर पिताजी ने धमकाकर ब्याज का सूत्र पढ़ाया, सरल ढंग से समझाया। समझ में कुछ नहीं आया, पिताजी ने धमकाया, कभी कुछ नहीं बनेगा। और पहले माँ बाप यही कहते थे, जेल जाएगा, ये करेगा, चोर बनेगा, वो करेगा, कुछ नहीं करेगा, जेल काटेगा, कभी कुछ नहीं बनेगा, जेल में गुजर करेगा। तो मैं बोला तुरंत, पिताजी तुम्हें कर दूंगा राजी, मुझे जो कुछ बनना है, जो जीवन में करना है, निर्णय कर रखा है, ध्यान में धर रखा है। बनूंगा नेता भारी, कीर्ति ध्वजा तुम्हारी गगन पर फहराऊंगा, नाम ऊंचा पाऊंगा। पिताजी बोले हंसकर, अबे पागल घनचक्कर, बनेगा कैसे नेता, बता दे मुझको बेटा। यहाँ से कविता शुरू होती है। अब यहाँ से मूल व्यंग शुरू होता है। पिताजी सुन लो नुस्खा, याद मैंने कर रखा, झूठ की पत्ती लाकर, चाय की पत्ती होती है ना, झूठ की पत्ती लाकर, पाप जल में उबलाकर, खरल धोखे की लाकर, जिसमें पीसी जाती है, खरल धोखे की लाकर, देर तक उसको पीसे, उसे रिश्वत चमची से, सुबह ने तो उसको खाना, परहेज पर भूल न जाना, व्यर्थ के भाषण झाड़ो, मंच पर खूब दहाड़ो, सदा ही पहनो खादी, औषधि सीधी सादी, लूट कर पैसा अच्छा, बनूंगा नेता सच्चा। तो अव्यवस्थाएं देश की और देश की
तात्कालिक स्थिति और मनोदशा जो आज भी है, अभी तक कोई विशेष परिवर्तन हुआ नहीं है, तो वो कविता के मूल विषय रहे हैं और वहीं से मेरी काव्य चेतना और मेरी कलम की धार और कलम की दिशा थी। वीर रस के साथ साथ मैं हास्य व्यंग लिखता था। ये मैंने अपने पिता के आदेश पर और आचार्य, मेरे काव्य गुरु आचार्य ब्रजेंद्र अवस्थी जी, एक बहुत बड़ा नाम थे, बदायूं के थे, वहीं प्रोफेसर थे, और वीर रस के जब मैं मंच पर आया तो सबसे बड़े कवि थे। तो उन्होंने जब मुझे प्रथम बार सुना, तो ये कवि सम्मेलन 93 का कवि सम्मेलन था, हापुड़ में टाउन हॉल में, सुभाष जयंती 23 जनवरी 1993। वेंकट बिहारी पागल जयपुर से एक बड़े कवि थे हमारे हास्य व्यंग के, वो संचालन कर रहे थे। मैं, विनीत चौहान, कुमार विश्वास, प्रवीण शुक्ल और चकाचौंध ज्ञानपुरी, मुझे कुछ नाम याद हैं उस कवि सम्मेलन के। और दूरदर्शन पर एक समाचार वाचिका थी, रेखा व्यास, हम लोग उस कवि सम्मेलन में थे। तो ब्रजेंद्र अवस्थी जी ने मुझे पहली बार सुना। जब स्टूडेंट लाइफ में होता है बिल्कुल, तो सारे रंग लिखता है लड़का। हाँ, वो प्रेम भी लिखता निकलता रहता है, निकलता रहता है, प्रेम भी लिखता है, हास्य भी, व्यंग भी। अच्छा, नया नया साहित्यकार है, नया नया, तो उसे क्या है, अभी वो स्पेशलिस्ट नहीं, अभी उसे जो जहाँ जिससे प्रभावित, तो उसने प्रेम सुना तो प्रेम लिख दिया, उसके मन में जो भाव आया वो लिख दिया। तो वो कवि का धर्म ईमानदारी से निभाता है। वैसे यही कवि का धर्म है कि जो आए उसको, भावनाओं को उस तरह से वो लिखता रहे। धीरे धीरे अब वो मुझे सुना, उन्होंने बड़े गौर से सुना, आचार्य ब्रजेंद्र अवस्थी जी ने, और फिर उन्होंने कहा, तो ऐसे बोला करते थे वो, मुझे अपने पास बिठाया, बोले हम आपको एक बात बतावेंगे। हाँ। मैंने कि जी गुरु जी, हम आपसे ये कहेंगे कि आप, मैंने बहुत गौर से तुम्हें सुना है, बहुत प्रतिभा है तुम्हें बेटे, और मैं ये चाहता हूँ बेटे कि तुम हमारे कुनबे में आ जाओ। मैं ये नहीं समझा कि वो किस तरफ उनका इशारा क्योंकि है। अभी तक उनका क्रम भी नहीं आया था। और मुझे नहीं पता कि वो क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते। मुझे तो प्रथम बार मिले थे वो 93 में। तो हमारे कुनबे में शामिल हो जाओ। तो मैंने कहा जी आपका कुनबा कौन सा है, आप किस कुनबे से हैं? तो बोले, हंस करके बोले वो, मेरा मतलब है मैंने आपका श्रृंगार सुना, मैंने आपका हास्य व्यंग सुना, और मैंने आपका वीर रस भी सुना। लेकिन मैं बहुत, चूंकि अब या तो यूं कहो चूंकि मैं वीर रस लिखता हूँ, मुझे मतलब तुम्हारा वीर रस बहुत छुआ, प्रभावित किया उसने, और सर्वाधिक धार मुझे उसमें लगी। तो मैं ये चाहता हूँ, बहुत अच्छा आपने हास्य भी पढ़ा, सब पढ़ा, लेकिन वीर रस से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो अब मैंने जितना उनका नाम थोड़ा सुना और उस दिन उन्हें जाना किया, बाद में मैंने फिर और पूछा किया उनके विषय में, तो मुझे पता लगे तो बहुत बड़े कवि हैं, वीर रस के सबसे बड़े कवि हैं आज के, जो मेरे समकालीन साहित्यकारों से, मित्रों से चर्चा हुई। तो फिर चीजें छूटने लगी। अब मैंने वीर रस को केंद्र में रखा, और उस समय विषय जो थे देश में, दो चीजें बहुत थी, असम से लेकर के, बंगाल से लेकर के, असम से लेकर के और कश्मीर तक, एक तो, और पंजाब का आतंकवाद, खालिस्तान, वो 84 और वो से शुरू हुआ वो सारी। तो एक तो आतंकवाद की चपेट में पूरा देश था, पूरा देश, पूरब से लेकर के पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक ये बहुत, और फिर ये नक्सलियों की समस्या देश के मध्य में। और दूसरी जो समस्या थी, उसमें राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था वो अपने चरम पर था। और उस समय के जो सनातन के पुरोधा थे, उनमें अशोक सिंघल जी, विनय कटियार जी और उमा भारती जी, रितंबरा जी, बड़े नाम थे।
हाँ थी तो अवस्था कम थी ऋतंभरा जी की, लेकिन प्रखर वक्ता थी, बिल्कुल। यानी और स्वयं वो सुमन जी जो हमारे गुरु थे वागीश दिनकर के फादर, और देश के तमाम शंकराचार्य, धर्माचार्य, और बहुत एक एक पूरा ऐसा एक वातावरण था, जबकि सत्ताएं विपरीत थीं, सनातन से जुड़ी हुई सत्ताएं नहीं थीं, इस विचार से जुड़ी सत्ताएं केंद्र में काम नहीं कर रही थीं, लेकिन उत्साह था, लोग जेल जा रहे थे, लाठियां पड़ रही थीं, कार सेवा करने के लिए जा रहे थे, वो भी युग था। उसने भी मुझे भी प्रभावित किया। तो उस दौर में वहां से भी प्रेरणा मिली, वहां से भी कुछ वो कविताएं। तो जब मूल दो विषय थे, आतंकवाद का था, ये था कश्मीर की समस्या, हमारी ऐसी समस्या है जी जो आज़ादी से लेकर के आज तक हल नहीं हुई, आज भी वही है। अभी चाहे ये ऑपरेशन सिंदूर हो, पहलगाम की हो, उरी की हो, पठानकोट की हो, हम इससे मुक्त नहीं हो पाए। तो ये समस्याएं थी, इन समस्याओं को केंद्र में रख करके काव्य। तो सर जैसा कि आपने कहा कि आप अपने पिताजी से जैसे दिनकर जी का नाम लेकर के कविताएं सुनाते थे, या फिर किसी अन्य बड़े कवियों का नाम लेकर के सुनाते थे, जो आपकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कविता है जो अभी जिससे हमने शुरुआत की कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, उसको भी शायद किसी ने ऐसे ही प्रसारित दिनकर जी का नाम लेकर ही प्रसारित किया था। ये तो उसके ऊपर भी बहुत मतलब वो क्या किस्सा था? देखो, या तो ये हो सकता है रणजीत जी, पिताजी तो दिनकर जी के भक्त थे ही हमारे, हमने बताया। हाँ। ये दिनकर शब्द मेरी कुंडली में लिखा हुआ है बचपन से। वागीश दिनकर मेरे से थोड़े से ही बड़े हैं, कुछ बड़े हैं, लेकिन चूंकि वो हमारे पिताजी के गुरुजी के बेटे हैं, इसलिए पिताजी उन्हें गुरु भाई कहते, तो मैं उन्हें चाचा जी कहता हूँ। वो मेरे मित्र भी हैं और मेरे चाचा भी हैं, उनके नाम के आगे दिनकर लगता है। और दिनकर जी से तो मैं बहुत प्रभावित, रामधारी सिंह दिनकर जी से मेरे पिताजी, कौन प्रभावित नहीं होगा? साहित्य का विद्यार्थी और शौर्य लिखता हो, बिल्कुल, तो वो दिनकर जी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। बिल्कुल जाहिर है। तो दिनकर जी को मैंने पढ़ा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, यानी हुंकार और रश्मि रथी सबसे बड़ी कृति है। हाँ, उनका बहुत बार, और पुरुरवा, उर्वशी, दिनकर जी का प्रेम भी पढ़ा, श्रृंगार भी पढ़ा, सौंदर्य भी पढ़ा, और ओज भी पढ़ाया भी, क्योंकि मैं डिग्री कॉलेज में मैंने बहुत वर्षों तक भी हैं यहाँ हिंदी का मैं प्रवक्ता रहा। तो अब या तो ये कहें कि मैंने, अच्छा, मैं बचपन में सुनाया करता था पिताजी को दिनकर जी के नाम से बता करके अपनी कविताएं। हाँ, तो या तो ये कहो कि मेरी कुंडली में दिनकर जी बैठ गए। वो जिस भी कारण से हुआ ऐसा कि ये जो कविता है युद्ध नहीं जिनके जीवन में, कोविड के समय मेरे पिताजी और मेरे भाई 3 महीने के अंतराल से चले गए। और मैं बहुत, अरणित जी, मतलब यद्यपि मैं स्वयं ये जानता हूँ कि साहित्यकार को हिम्मत देनी होती है, हम पीछे भी चर्चा कर रहे थे आपके साथ गाड़ी में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कहना सरल होता है, लेकिन जब अपने ऊपर वो चीजें आती हैं तो फिर आदमी टूटता है। मैं अपने कमरे में 3 महीने तक 6x3 के बेड पर लेटा रहता था। वो क्षण ऐसे थे, ना टेलीविज़न देखने का मन होता था, ना अखबार पढ़ने का मन होता था, यद्यपि अखबार भी आने बंद हो गए थे कोविड में, वो लॉकडाउन लग गया था, सारी चीज़ें ऐसे सामान्य थी भी नहीं। और बस ये उसके बाद में, क्योंकि भाई साहब जो थे, पिताजी की तो एक अवस्था थी जी, और यद्यपि वो कैंसर से पिताजी कोविड से नहीं हुए थे, कैंसर से खत्म हुए थे, लेकिन भाई कोविड से हुए। लेकिन वो मेरे मित्र जैसे थे, भाई जो थे मेरे से 3 वर्ष बड़े थे जी। और प्रेमचंद की एक कहानी है बड़े भाई साहब, तो वो वैसे ही बड़े भाई साहब थे। बड़े भाई का एक छोटे भाई के प्रति संरक्षण का एक ऐसा रहता है, साथ साथ रहते हैं, तो वो एक कवच है जो किसी से भिड़ जाएगा आपके लिए, उसके होते हुए आपको ऐसा लगता है कि हाँ कोई सपोर्ट पीछे। हाँ, मित्र हम साथ साथ ही थे। अब हुआ भी ऐसा कि वो मेरे से 3 वर्ष बड़े थे, और मैंने बताया कि उन दिनों, आज तो बच्चों के 99% नंबर भी आ जाएं तो भी वो 1% के लिए रोते हैं। हमारे समय में अगर बालक पास हो जाए हाई स्कूल में प्रथम बार में तो बड़ी बात होती है। अक्सर बच्चे फेल हुआ करते थे, भाई साहब 2 बार फेल हो गए थे,
मैं उनसे 2 क्लास पीछे था। हम आ गए साथ पढ़ना हुआ क्लास में। तो वो जो डिफरेंस था वो भी खत्म हो गया। अब बिल्कुल साथ ही हो गए। अब चाहे बच्चों की योजनाएं पिक्चर देखने की हो, खेलने की हो, झूठ बोल के कहीं जाने की हो, सब में शामिल। दोनों साथ करते थे, दोनों सारे साथ करते क्रम। थे। हाँ। अच्छा, उन्हें फिल्में देखने का शौक भी बहुत था। फिल्में देखने का उन्हें इतना शौक कि अक्सर उनकी पिटाई होती थी और उसको मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि वो उनकी पिटाई ना हो, और जब सच पकड़ा जाता, वो झूठ पकड़ा जाता, तो दोनों की मेरी भी पिटाई पिटाई होती थी। मैं दुखी था उनकी इस बात से। तो पिताजी उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, वो स्कूल छोड़ के ना जाएं यहाँ वहाँ। तो उन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया भाई साहब ने फिल्म देखने का। उन्हें लगा कि पूरे समय के लिए गायब रहोगे तो पता लग जाएगा कि 3-4 घंटे में लौटा है, फिल्म देख के लौटा होगा। तो वो क्या करते थे, अच्छा उन दिनों फिल्मों का भी साहब, सिनेमा घरों का, और वो भी एक युग ही था, क्रेज था और एक गजब का था, वाकई। ब्लैक से टिकट और ये वो हंगामा। तो वो क्या है, आधी फिल्म देखते थे एक दिन, फिर उस टिकट को बेच आते थे किसी दूसरे को और फिर अगले दिन जाके इंटरवल के बाद वो किसी से आधा टिकट खरीदा, ऐसे और भी होंगे उन जैसे, उनसे लिया और वो फिल्म देखी। अच्छा, काफी दिन तक ऐसे चला, लेकिन वो बात भी पकड़ी गई, झूठ तो पकड़े ही जाते हैं। तो बहुत उनकी पिटाई होती थी। अब वो मतलब हर तरीके से बहुत दिन हम साथ रहे। उनका जाना बहुत खला, और उनके जाने के बाद फिर मनोदशा ऐसी खराब हो गई, मुझे ये लगने लगा कि कुछ नहीं, जीवन और ये समाप्त हो जाए तो ही ठीक है। तो उत्साह जीने का समाप्त, और मैं खुद नहीं चाहता था कि मैं बाहर निकलूं या जीवन मिले या जीवन शेष हो, जीवन चले, सब ऐसा होने लगा था। मैं सच बता रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं लखनऊ दूरदर्शन में अधिकारी, आत्म प्रकाश जी। इसी बीच उनका फोन आया, बोले हम कोविड में जो ये स्थिति चल रही है इसको लेकर, उन्हें नहीं पता मैं किस दशा में हूँ, उनको ये भी नहीं पता जो विक्रम घटा उन्हें है, ये कुछ घटनाएं भी नहीं पता। बोले कोविड में जो ये दशा चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, इससे लोग बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत परेशान हैं। हम आधे घंटे का एक कार्यक्रम दूरदर्शन से शूट करना चाहते हैं, और उसमें हिम्मत हौसला देती हुई कविताएं चाहिए। आपकी एक कविता हमें चाहिए, और चूंकि आप आ नहीं सकते, लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए आप वहीं लिखें, उसको वहीं आप रिकॉर्ड करें और हमें भेज दें। तो उसमें मैं, सर्वेश अस्थाना जी और हमारे कई मित्रों की कविताएं थी उसमें। तो जब आत्म प्रकाश जी का फोन मेरे पास में आया, तो मुझे लगा कि यार मैं स्वयं अपने को समाप्त करने के लिए यहाँ सरेंडर करके, आत्मसमर्पण करके बैठा हूँ, और लोग चाहता है कि मैं लोग को हिम्मत दूं, हौसला दूं। बिल्कुल। तो आत्म प्रकाश जी के इस फोन ने, मैं सच बता रहा हूँ, कि मुझे भी जीवन दिया। मैं अक्सर दरवाजा बंद रखता था घर का, ना बच्चों से संवाद करता था। उस दिन मैंने दरवाजा खोला और मैं घर की छत पे बाहर थोड़ा घूमने के लिए निकला, बच्चों से बात की, फिर मैंने दरवाजा बंद कर लिया। तो अब बच्चों को बड़ा अजीब लगा, बोले आज ये निकले भी, और आज इन्होंने दरवाजा ये बंद कर लिया, ये क्या है। और मैंने बच्चों से कहा कि अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, और मैंने कुंडी लगा ली उसकी, अंदर से बंद कर लिया। बच्चे मेरे घबरा गए। उन्होंने कहा जी आप ये दरवाजा आप बंद मत करो। अरे मैंने कि नहीं, बोले दरवाजा बंद मत करो। कहीं ना कहीं सर उनके जहन में भी जब अपने होते हैं कुछ ना कुछ बिल्कुल नेगेटिव विचार बोलने लगा कि ऐसे क्या हुआ है, क्यों ऐसे। मैंने कहा दरवाजा खोलो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं कविता लिखूंगा। बोले तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप कविता लिखो, लेकिन दरवाजा बंद मत करो। चलो, तो मैं बैठा माँ का स्मरण करके, और बहुत दिनों बाद बैठा, कई महीने बाद। माँ से कहा मैंने कि दूरदर्शन का कार्यक्रम है, उन्हें तत्काल कविता चाहिए। माँ कुछ डाल झोली में,
दे प्रसाद। बिल्कुल। तो पहली पंक्ति ही ये लिखी, और ये पंक्ति पत्नी मेरी हर कविता की प्रथम श्रोता होती हैं। तो मैंने उन्हें सुनाई। अब उन्हें एक सामान्य तरीके से जब व्यक्ति सुनता है, करता है, तो उसे लगता है बड़ी अजीब बात कह बड़ी दी। अजीब। कौन चाहता है जीवन में संघर्ष? सही बात। अभागा कैसे हो जाएगा? हाँ। हर आदमी चाहता है चाहे 2 रोटी मिल जाए, लेकिन सुख शांति से मिल जाए। हाँ। यही तो चाहता है ना, बिल्कुल। कि भी तसल्ली से सुख शांति से जीवन गुजरे। इन्होंने क्या बवाल लिख दिया ये? हाँ। तो बोले ये क्या लिख दिया तुमने, ये 2 लाइन ही। अच्छा, वो समझ जाती है कि जो आप लिखते हैं वो बहुत अच्छी श्रोता है, वो सब समझ जाती हैं, लेकिन यहाँ आकर के इन पंक्तियों पर वो एकाएक अटकी। इन पंक्तियों पर पहली बार। वरना बहुत अच्छी श्रोता हैं, उनके मार्गदर्शन भी, उनका जब भी कोई होता है तो कई बार तो कह देती हैं कि यहाँ थोड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन इसको मतलब जी, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं, इसकी तुकांत आता है। क्या लिख दिया ये तुमने? तो मैंने कहा फिर सुनो। हाँ, दोबारा से सुनो। फिर सुनो। हाँ। मैंने 2-3 बार उन्हें सुनाया। मैंने कि आप सोचते हो कि सैनिक का युद्ध होता है जो सरहद पे खड़ा है? हाँ। हर व्यक्ति आज संघर्ष की स्थिति में है। हर व्यक्ति, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे पिता है, पुत्र है, कहीं भी कोई भी है, सबको ये हो रही है कि एक दूसरे की चिंता। बिल्कुल। उसके लिए दवाई नहीं ला सकता, उसके लिए वो कुछ बाजार से ला नहीं सकता। मतलब किस दशा में अपने घर नहीं जा सकता एक व्यक्ति, घेरा हुआ बैठा है, उसके पास ना पैसे हैं, ना राशन है, और बाहर लाठियां पड़ रही हैं। तो आप ये देखो कि पूरी मानवता युद्ध के मोड़ पे आ गई। बिल्कुल। युद्ध सैनिक का ही नहीं होता, हर व्यक्ति का युद्ध है। और आज बड़ा संग्राम है, ये जो जीवन को बचाने का संग्राम है। मृत्यु से युद्ध है आज, हर व्यक्ति का मृत्यु से युद्ध। बिल्कुल, हर दरवाजे आज नफे नुकसान की बात नहीं है, आज है ये जीवन कैसे बचे, प्राण कैसे बचे। पूरी मानवता संकट में है। बड़े बड़े लोग वो एक एक बेड के लिए, कहीं एक बेड मिल जाए, मिनिस्टर के फोन आ रहे हैं, हॉस्पिटल में नहीं है, ऑक्सीजन मिल जाए, एक सिलेंडर मिल जाए, वो जो स्थिति हो रही है। तो बोले हाँ ये है। तो ये जो 2 पंक्तियां थीं, ये 2 पंक्तियां अनायास फूटिंग। मैंने भी इसको विचार किया, श्रीमती जी जो कहने उस भाव से भी सोचा मैंने कि हाँ बात तो इनकी भी ठीक है। कौन चाहता है युद्ध? युद्ध का कौन समर्थन करना चाहता है? युद्ध एक बुराई है। सही बात है। हाँ। लेकिन यहाँ मैंने कहा ये संघर्ष का प्रतीक है युद्ध शब्द, और वो संघर्ष सबके जीवन में। और आज तो है ही, आज तो हम मना ही नहीं कर सकते। आज तो कौन व्यक्ति है जो संघर्ष में नहीं है? तो ये फिर उसमें जो प्रतीक हैं, केवल यही पंक्तियां नहीं है, वो पूरी कविता की जो थी। पूरी। हाँ। तो यही है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे। 2 व्यक्तियों के जीवन में युद्ध नहीं होता। या तो पराजय स्वीकार कर लें, हाँ, मैदान को छोड़कर के भाग जाएं, या उद्देश्य को ही छोड़ दें। बिल्कुल। ठीक है भाई, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं लड़, मैं नहीं तैयारी कर सकता, मुझे नहीं डॉक्टर बनना। बिल्कुल। गए नीट की तैयारी करने के लिए बढ़े, या IIT करने के लिए, और बीच से छोड़ के आ गए। तो या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे। उन 2 लोगों के भी जीवन में युद्ध नहीं होता। और युद्ध के बिना किसी व्यक्ति को रेखांकित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति को रेखांकित नहीं किया जा सकता। अमर वही होता है जो लड़ता है। बिल्कुल। आप संघर्ष से भागेंगे, पीठ दिखाकर भागेंगे, तो इतिहास के शिलालेखों पर कभी नहीं लिखे जाएंगे। इतिहास के शिलालेख पर वही लोग अपने हस्ताक्षर करते हैं जो युग की चुनौतियों से आंख में आंख डाल करके बातें करते हैं, और हिम्मत और हौसले के साथ उन चुनौतियों का सामना करते हैं। वो ना परिणाम की परवाह करते, न शत्रु की प्रबलता की परवाह करते। एक उद्देश्य, एक संकल्प होता है, जो संकल्प है उसे पूरा करने के लिए एक जुनून की एक सीमा तक जाते हैं, वो हद तक जाते हैं। 23 साल का चंद्रशेखर आजाद 15 साल की उम्र में अदालत में खड़े होकर के जो घोषणा कर दी, आप कल्पना कर सकते हैं 15 साल की कोई आयु होती है, इतना प्रखर चिंतन हो सकता है किसी व्यक्ति का? अदालत के जज के सामने ब्रिटिश साम्राज्य में आज भी गांव में एक सिपाही आ जाता है तो लोग डरते हैं। बिल्कुल, जाहिर है।
जज की आंख में, अंग्रेज जज की आंख में आंख डाल करके उसने कह दिया कि आज तो पकड़ लिया गांधी जी के चक्कर में, आज के बाद बरतानिया सरकार पकड़ नहीं पाएगी पकड़ नहीं चंद्रशेखर आजाद पाएगी। को। और अंतिम अंतिम सांस तक उनकी और उस प्रतिज्ञा को पूरा करना अंतिम सांस तक। बिल्कुल सारी संपन्नता में पला हुआ भगत सिंह कोई निर्धन घर से नहीं था, आजाद तो बहुत निर्धन घर से थे, बिल्कुल, वो तो लेकिन छोड़ करके भागे शहीद थे। आजम भगत सिंह तो बहुत संपन्न घर से थे, लेकिन 3-3 पीढ़ियां युद्ध लड़ रही थी आज़ादी का। उनके चाचा भी अजीत सिंह, उनके पिताजी भी किशन सिंह, सब। और उन्होंने तो देश के लिए जो किया वो बिल्कुल अद्भुत, अपूर्व, बहुत अप्रतिम बलिदान भगत सिंह का। तो मैं यही कहता हूं कि रेखांकित तो वही होते हैं। अभी सुनीता विलियम्स 9 दिन के लिए गई अंतरिक्ष में, क्या पता था 9 महीने लगेंगे। 9 महीने लगेंगे। तो इतिहास बनाने के लिए एक जज्बे की जरूरत होती है, और आपको नहीं पता भविष्य में क्या है। भविष्य तो अंधेरे में है, अंधकार में है। आपको सारी परिस्थितियों के लिए तैयार होना है। आप जंगल में शेर गीदड़ के शिकार के लिए गए, हिरन के शिकार के लिए गए, और पता नहीं कि शेर से सामना हो गया, तो आपको तो पूरी तैयारी से रहना है। तो युद्ध जो है वो इतिहास में, देखिए महात्मा बुद्ध, ये नहीं मैं कह रहा हूँ केवल युद्ध वही हो, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का युद्ध नहीं है। युद्ध बुद्ध का भी है, युद्ध गांधी का भी है, युद्ध महावीर स्वामी का भी है नहीं। तो वो सबको अपने अपने युद्ध, अंबेडकर का, बाबा साहब का भी युद्ध, तो सावरकर का युद्ध, सबके अपने युद्ध, हर व्यक्ति का युद्ध। वो संघर्ष करता हुआ किसान का बालक, गांव से आकर के चुनौती शहर में नौकरी रोजगार के लिए भटकता हुआ, इस जमाने में जहां रिजर्वेशन आरक्षण की बैसाखियों से अपात्र और अयोग्य योग्यता के बिना उन स्थानों पर सुशोभित हो रहे हो, महिमा मंडित हो रहे हो, बैठे हो, आसीन हो, और एक बहुत 90 प्लस अंक पाने वाला बच्चा बैठा, उसके जीवन में संग्राम नहीं है क्या? आज नई पीढ़ी हमारी इतनी चुनौतियों से लड़ रही है कि वो ही जानती है। 78 वर्षों में इस देश की समस्याओं का समाधान इस देश की राजनीति दे नहीं सकी, क्योंकि भ्रष्ट और बेईमान थी, और आज भी ईमानदार नहीं है पूरी तरीके से, आज भी ईमानदार नहीं है। जब कहीं बात आती है अपने वेतन भत्ते बढ़ाने की, तो एक भी हाथ कहीं विपक्ष में ये नहीं खड़ा होता कि जब अभी देश में हम कई यूनिट राशन दे रहे हैं, देश में इतनी गरीबी है, तो हम कैसे वेतन भत्ते बढ़ा लें, वेतन बढ़ा लें। हाँ, और इनका हर साल, मेरे ख्याल से हर 6 महीने बढ़ता है। कौन व्यक्ति होता है ऐसी घोषणा करने वाला, पंडित राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह से, कि मैं वेतन नहीं लूंगा? उन्होंने वेतन नहीं लिया था। देश गरीब है, आजादी मिली है, इतने हजारों साल के गुलामी के बाद हम आजाद हुए। देश के हर अंतिम व्यक्ति जो छोर पे बैठा हुआ है, अभी भूख के लिए आदमी तरसता है, तड़पता है रोटी के लिए, तो हम इतनी सुविधाएं कैसे भोग लें? सही बात है। आपने देश की सारी सुरक्षा व्यवस्था, सारे सिस्टम को अपनी सुरक्षा में लगा लिया। हाँ, आज भी यदि देखें सड़क, पहलगांव में, मैं सच कहता हूँ, पहलगांव में वहाँ एक सिपाही नहीं है उस घटना के समय, और मिनिस्ट्री के पास में एक विधायक, एक सांसद है, उसके पास में इतने सारे लोग हैं। तो आपने देश के पैसे को अपने लिए, बिल्कुल, देश के सुरक्षा बल को अपने लिए, और यही लेकर के आजादी से आज तक हो रहा है। आप नहीं देश के लिए सोच रहे ना, पहले बहुत कम सोचा जा रहा है, वरना एक सदी देश को आजाद हुए होने जा रही है। 80 साल, 78 से प्लस हम हो गए, तो देश तो बहुत आगे होना चाहिए था। बिल्कुल, राजीव गांधी ने उस समय कहा था, आज की बात है, 91 में तो उनकी हत्या हो गई थी, उससे पहले कहा कि यदि हम 1 रुपया भेजते हैं विकास निधि का, तो 12 पैसे पहुंचते हैं। बिल्कुल, बीच में ही सारी खपत हो जाती है। 88 पैसे बीच में खत्म हो जाता है। तो चुनौतियां हैं, युग के सामने चुनौतियां हैं। तो उन चुनौतियों को, उन सारी चीज़ों को कवि ईमानदारी के साथ गाता है, कहता है, तो कभी कभी बंदिशें भी लगते हैं, कभी कभी लोग उन्हें रोकना भी चाहते हैं। हाँ, मैं वहीं आना चाहता था कि जैसे आपने कभी ये कविताएं पढ़ी हों, हालांकि उस सवाल का अभी तक पूरा जो सार था अभी निकल कर नहीं आया, कि वो आपने पिताजी के सामने पढ़ी थी, वहाँ से ये दिनकर जी की हो गई, या फिर किसी और ने लिख कर डाली थी वो